हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आप लोग चैनल को विजिट कीजिए और जितने भी वीडियोस हैं उसको एक्सेस कीजिए। इसके अलावा फिजिक्स के अलावा अगर आप क्लास 12th मैथ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके अलावा आप केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि जितने भी पीसीएम सब्जेक्ट्स होंगे हमारे, वो सभी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल को वैसे भी आप विजिट कर सकते हैं। इस सेशन का जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा पहला टॉपिक है वो है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? तो सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या है, किसे कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पार्टिकल है। ठीक है, हमारे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे, जैसे कि पार्टिकल के रूप में कुछ भी हो सकता है, जैसे एक धूल कण भी हो सकता है। इसके अलावा छोटा से छोटा चीज जैसे कि एक एटम भी हो सकता है। ठीक है, या एटम से भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसके अलावा न्यूट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, तो चाहे कोई भी पार्टिकल हो, या आप प्लैनेट ही क्यों न ले लो, बड़ा से बड़ा पार्टिकल या छोटा से छोटा पार्टिकल, कोई भी सपोज एक पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल के पास बेसिकली दो चीजें होती हैं। सबसे पहला चीज जो बेसिक फंडामेंटल चीज होता है वो होता है उसके पास मास। ठीक है, मास यानी कि अगर कोई पार्टिकल है हमारे पास, अगर कोई यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल है तो उसके पास मास होगा। मास यानी कि द्रव्यमान, वो कुछ ना कुछ भारी तो होगा, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो पृथ्वी पर हो या स्पेस में हो या फिर वो किसी भी अलग प्लेनेट पर हो। अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है इस ब्रह्मांड में तो उसके पास मास होगा। ठीक उसी तरीके से इसी पार्टिकल के पास एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज। ठीक है, सो एक पार्टिकल है हमारे पास, उसके पास दो एक मूलभूत चीज है। पहली चीज है हमारा मास और दूसरी चीज है हमारा चार्ज। चार्ज को हम लोग कहते हैं आवेश। ठीक है, सो चार्ज बेसिकली आवेश होता है उसका हिंदी। सो यहाँ से हम लोग इतना तो समझ गए कि पार्टिकल के पास मास होता है, पार्टिकल के पास चार्ज होता है। लेकिन चार्ज है क्या? तो सबसे पहले समझिएगा कि सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है, यहाँ पे मेरे पास एक पार्टिकल है एटम। ठीक है, सो एटम में जब हम देखते हैं, लेट्स सपोज कि कोई भी एटम हो, उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसके अलावा उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस, तो इसके अंदर पहली चीज होगी न्यूट्रॉन और दूसरी चीज होगी प्रोटॉन। ठीक है, और जो बाहरी आउटर शेल है उसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड वो घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी एटम में बेसिकली तीन तरह के पार्टिकल हैं। सबसे पहला जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस में होता है। अगर इस न्यूट्रॉन को देखें तो इस न्यूट्रॉन के पास दो चीजें हैं। पहला है मास, तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। इसके बाद उसके पास दूसरी चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज। ठीक है, लेकिन इसका चार्ज कितना होता है? बेसिकली हम लोग चार्ज को यहाँ पे सी से नहीं लिखते, यहाँ पे हम लोग चार्ज के लिए एक स्पेसिफिक लेटर का यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्यू। ठीक है, क्यू। सो सबसे पहला चीज कि उसके पास मास कितना है। तो अगर हम मास की बात करें, न्यूट्रॉन पे मास कितना है, तो वो उतना ही होगा जितना कि प्रोटॉन पे होता है, यानी कि 1.64 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, यही अगर न्यूट्रॉन पर चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0। आगे हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 क्यों होता है। इसके बाद हमारा जो ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल था, सेकेंड पार्टिकल जो है हमारा वो है प्रोटॉन। ठीक है, सो प्रोटॉन भी उसी तरीके का एक पार्टिकल है जिसके पास मास उतना ही है जितना कि न्यूट्रॉन के पास होता है, यानी कि 1.64 इंटू 10⁻⁻27 kg।
सो इसके पास भी उतना ही मास है, लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो इसके पास चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब कुछ वैल्यूज हैं जो पहले से ज्ञात होती हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सारी वैल्यूज आपको 9th क्लास के नोटबुक में मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारा तीसरा पार्टिकल है एटम का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना मास होता है और इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 9.109 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। ये सारी वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रहनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है हमारा, वो चार्ज उतना ही होता है जितना कि प्रोटॉन पे चार्ज होता है, यानी कि सिर्फ जो रिलेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। सो अगर प्रोटॉन पे चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो पार्टिकल है, जो एटम के अंदर पार्टिकल है, एटम किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कोई भी पदार्थ, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हवा हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, वो एटम से ही मिलके बना है। तो अगर एटम के पार्टिकल जिस जिस अनुपात में या जिस जिस तरीके से असेंबल्ड हैं, अगर हम लोगों ने उनको पता कर लिया तो हम लोग चार्ज को पता कर लेंगे और ये भी पता कर लेंगे कि ये पूरा ब्रह्मांड बना कैसे है। सो चार्ज यहाँ पे बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि दो तरह के हो जा रहे हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। और साथ ही साथ किसी भी पार्टिकल के पास अपना मास भी होता है और उसके पास अपना चार्ज भी होता है, ठीक है। सो बेसिकली चार्ज होता क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से चार्ज भी किसी भी पार्टिकल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी पार्टिकल पे चार्ज हो और ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टिकल पे चार्ज जीरो हो, यानी कि उस पर चार्ज हो ही ना, ठीक है। सो चार्ज का एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है, हमारा बेसिक पर्सपेक्टिव वो तैयार हो गया कि पार्टिकल के पास जिस तरीके से मास होता है उसी तरीके से चार्ज होता है, ठीक है। तो अब समझते हैं आगे कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो चार्ज कितने तरह के होंगे, तो बेसिकली दो तरीके के होंगे। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं सब लोग नोट्स बनाते जाइएगा। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखाई जाती हैं आप लोग उसको नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा, वो सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइएगा। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो टॉपिक आ गया वो है टाइप्स ऑफ चार्ज। सो चूंकि चार्ज हम लोगों को मालूम है कि पार्टिकल के पास जैसे मास होता है वैसे चार्ज होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज यहाँ पे दो तरीके के हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। सो चार्ज जो है वो हमारा दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे, नेगेटिव चार्ज किसे कहेंगे। ऑब्वियसली जो प्रोटॉन के पास होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है चार्ज के साइन को लेकर। यहाँ पर आप समझिएगा कि जिस तरीके से एक पार्टिकल है हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है। सो जिस तरीके से इसके पास चार्ज है प्रोटॉन के पास, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पर भी तो चार्ज है। तो हम कैसे किसी को प्लस और माइनस दे सकते हैं, अगर सिर्फ तभी दे सकते हैं जब उनके बीच का जो बिहेवियर है, उनके चार्ज का जो बिहेवियर है वो एक दूसरे के अपोजिट हो। तो अगर प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उल्टा बिहेव कर रहा है तो हम लोग एक को प्लस और दूसरे को माइनस कह सकते हैं। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे प्लस नहीं होगा। लेकिन कहने के लिए हम ये भी तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज है और प्रोटॉन पे माइनस। अगर हम फिजिक्स की सारे नियमों में इलेक्ट्रॉन पे प्लस दे दें और प्रोटॉन पे माइनस दे दें और सारे नियम में यही करें कि एक पे प्लस और एक पे माइनस, तो हिसाब सही बैठेगा। जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो सारे सही बैठेंगे क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। तो फिजिसिस्ट ने ये पहले डिसाइड किया कि जो प्रोटॉन पर चार्ज होगा वो प्लस चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पर ठीक उसका उल्टा यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं
कि कौन प्लस होगा कौन माइनस, ये यहाँ पे चुन लिए गए, ये यहाँ पे खुद से चुना गया है कि जो प्रोटॉन पर चार्ज होगा उसको हम प्लस कहेंगे और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा उसको हम माइनस कहेंगे। सो यहाँ पे चार्ज के कुल दो तरह के टाइप्स निकल के आए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। आगे चल के हम लोग चार्ज के टाइप्स को भी पढ़ेंगे कि चार्ज के कितने चार्ज के जितने प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि कितने उसके प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या उसमें गुण होता है, क्या क्या वो नेचर शो करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चार्ज समझ में आया होगा, साथ ही साथ चार्ज के टाइप समझ में आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे लिख देना चाहते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि चार्ज जो है उसको हम लोग बेसिकली क्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग पॉइंट के रूप में कि चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। सो आप कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि चार्ज पार्टिकल के पास होता है तो चार्ज का एक ऐसा यूनिट भी होता है, आगे चल के हम लोग उसके और यूनिट्स पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है, द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो लिखिएगा कि द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यानी कि जो चार्ज का हमारा ऐसा यूनिट होगा वो कूलम होगा। कूलम को हम लोग सी से लिखते हैं। ठीक है, आगे चल के हम लोग कूलम्स लॉ भी पढ़ेंगे। ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट पढ़ेंगे। ये हमारा बेसिकली 2 पॉइंट हो गया चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो हमारे पास है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब यहाँ से आपका मेन चीज शुरू होता है चार्ज के बारे में। जब तक चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ा जाता है, चार्ज के बारे में एग्जैक्ट जो फिगर है वो नहीं बन पाता है। अगर चार्ज के बारे में कोई कितना भी बोलता जाए, लेकिन अगर उसके प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बात किया जाए तो चार्ज पे बात करना बेकार है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पता चलेगा कि चार्ज एक्चुअली में होता क्या है, कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे वो नेचर शो करता है। तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रॉपर्टी है वो यही है, चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये कौन सा पॉइंट है कि चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता? तो एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से समझिएगा कि एक एटम में कुल 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला हमारा होता है, दूसरा हमारा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल पे थोड़ा नजर डालें तो न्यूट्रॉन हम देखें इसके पास मास है, ठीक है, लेकिन चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पर देखें तो इसके पास मास भी है और चार्ज भी है। इलेक्ट्रॉन पर देखें तो इसके पास मास भी है और चार्ज भी है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल के पास मास का होना मैंडेटरी है, यानी कि अगर कोई हमारे पास पार्टिकल है तो उसके पास मास होगा ही होगा। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मास जो है, मास इज मैंडेटरी। यानी कि अगर कोई पार्टिकल है तो उसके पास मास जरूर होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि लाइट हमारा होता है। सो लाइट में फोटॉन्स होते हैं। सो फोटॉन भी एक तरीके का पार्टिकल है। फोटॉन को कहा जाता है कि ये मासलेस है, यानी कि इसके पास कोई मास नहीं है। सो अगर कोई ऐसा पार्टिकल हो जो मासलेस है तो वो एक्चुअली पूरी तरीके से पार्टिकल नहीं होता, वो उसके पास डुअल नेचर होता है। ठीक है, उसके पास डुअल नेचर होता है, मीन्स वो पार्टिकल की तरह भी रहेगा और वेव की तरह भी रहेगा। सो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये पार्टिकल भी है और एक तरीके से वेव भी है।
सो ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पे किसी पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल है जिसके पास मास नहीं होता, लेकिन जनरली जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसके पास कोई ना कोई मास ज़रूर होगा। जैसे प्रोटॉन पे मास होता है, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, उसी तरीके से न्यूट्रॉन का भी मास होता है। सो पार्टिकल के पास मास होना ज़रूरी है, लेकिन चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन के पास चार्ज होता है टोटल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, कूलम, क्योंकि चार्ज को हम लोग कूलम से नापते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, और इसलिए इसको न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल होता है चार्ज वाइज, वो न्यूट्रल होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा न्यूट्रॉन। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल के पास चार्ज है तो उसके पास मास जरूर होगा, चार्ज है तो उसके पास मास जरूर होगा, लेकिन मास है तो जरूरी नहीं कि चार्ज होगा। एक स्टेबल एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है। स्टेबल एटम मीन्स जिसके पास कोई चार्ज ना हो, या ये कहें कि जिस पे नेट चार्ज जो है वो जीरो हो, नेट चार्ज उस पर जीरो हो। जैसे न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज जीरो होता है, उसी तरीके से चाहे कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लीजिए, कोई भी स्टेबल मॉलिक्यूल, तो उस पर नेट चार्ज जीरो होता है। तो यहाँ पे जो चार्ज का पहला प्रॉपर्टी है वो यही है कि चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी कि चार्ज अगर होगा तो मास जरूर होगा, बिना मास का चार्ज नहीं होता, ठीक है। अगर कहीं पे चार्ज है तो वहाँ पे मास होगा, बिना मास का चार्ज नहीं होता, कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पहला और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। तो इसका क्या मतलब है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? यहाँ पे लिखा है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज को कभी भी बनाया या उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि हम ये देखेंगे कि इन एनी, अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें कि इन एनी क्लोज्ड सिस्टम द नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि किसी भी एक क्लोज्ड सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट होगा, मतलब कि उसको बनाया नहीं जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो जितना है उतना कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट रहने का मतलब यही है कि वो संरक्षित रहेगा, बचा हुआ रहेगा, मीन्स कंजर्व्ड रहेगा। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है संरक्षित, इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्व्ड, ठीक है, कंजर्व्ड। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि चार्ज जितना ब्रह्मांड में है उतना ही चार्ज ब्रह्मांड में रहेगा, बस सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता रहेगा। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एटम्स हैं एक हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे कोई केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन एटम समझने के चार्ज को समझने के लिए हमें एटम को समझना पड़ेगा। तो एक हमारा एटम है हाइड्रोजन का और एक हमारा एटम है क्लोरीन का, ठीक है। सो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और क्लोरीन का होता है 17। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और क्लोरीन का होता है 17। तो अगर हम हाइड्रोजन के ऑर्बिट्स को पा रहे हैं तो हाइड्रोजन में बेसिकली एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में यानी कि के शेल में रिवॉल्व करता रहता है। उसी तरीके से एक होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल्स में, 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल्स में, 3 4 5 6 7 8। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो दूसरे शेल में, और उसके अलावा 2 8 10 हो गए। उसके अलावा जो बाकी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में रिवॉल्व करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल 7। अब स्टेबिलिटी के लिए ये चाहिए कि किसी भी, सपोज ये जो हमारा थर्ड ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने पर जो शेल होता है, ऑर्बिट होता है, वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो 2 8 और 8
पहले कक्षा में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन। सो क्लोरीन के पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन ही है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलके एक आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है कि आयनिक बॉन्ड ही बनाए, ये चाहे तो कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर ये भी स्टेबल होना चाहता है, ये भी स्टेबल होना चाहता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर कुछ शेयर होगा तो वो चार्ज शेयर होगा, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पे शेयर होगा तो वो चार्ज शेयर होगा। सो हाइड्रोजन क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा, इसके अलावा क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा, और दोनों ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के भी हो जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्लोरीन के भी। सो बेसिकली यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे। तो यहाँ पे अब आप समझिए कि चार्ज बना तो नहीं है और ना ही चार्ज का डिस्ट्रक्शन हुआ है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन चार्ज बस शिफ्ट हुआ है, चार्ज का एक बस शिफ्ट हुआ है। अब इसी शिफ्टिंग ऑफ चार्ज में हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो है वो बदला नहीं है, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्लोज्ड सिस्टम या ओपन सिस्टम के अंदर कांस्टेंट चार्ज को देखते हैं, यानी कि टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है, टोटल चार्ज कंजर्व्ड हुआ। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। इसी के अलावा अगर एटम के लेवल पे तो हमने देख लिया कि चार्ज सिर्फ शिफ्ट होके बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन अगर एक बड़े पिक्चर पे देखें, एक बड़े लेवल पे देखें, तो यहाँ पर हमारे पास सपोज एक पूरा बड़ा सा ब्रह्मांड है, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे हमारे पास ब्रह्मांड है, इसमें ढेर सारे चार्ज हैं, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, और ढेर सारे इस तरीके के चार्जेस हैं। तो जितने भी इसके अंदर चार्ज हैं, जो टोटल चार्ज हमारा है Q टोटल, वो कभी बदलेगा नहीं, वो कंजर्व्ड रहेगा, वो बचा हुआ रहेगा, ठीक है। चाहे इधर से उधर चला जाए, चार्ज का ट्रांसफर हो जाए, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाए, लेकिन टोटल चार्ज जो रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा। सो आई होप आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आया होगा, ठीक है। सो चलिए अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले एक वर्ड पकड़िए, यहाँ पे एक वर्ड है क्वांटम, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है क्वांटम। सो क्वांटम मीन्स क्या होता है? क्वांटम मीन्स होता है सबसे छोटा, क्वांटम मीन्स होता है सबसे छोटा। क्वांटम मीन्स एक बहुत ही एक तरीके का बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि एक ऐसी चीज जिससे मिलकर एक बहुत बड़ी चीज बनी हो। तो चार्ज का, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्वांटम मीन्स एक तरीके से हो जाता है नंबर, ठीक है, नंबर, क्योंकि छोटा छोटा नंबर मिलके ही बहुत बड़ा नंबर का निर्माण करता है। सो यहाँ पे क्वांटम कहने का मतलब नंबर भी हो सकता है, क्वांटा कहने का मतलब छोटा भी हो सकता है, ठीक है। सो चार्ज का क्वांटाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ? चार्ज का क्वांटाइजेशन मतलब कि चार्ज, सॉरी यहाँ पे चेंज लिख दिए, चार्ज always exist in the form of integral multiple of quantum unit of charge। अब इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे कहा गया है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा एक सबसे छोटे चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले समझिए, यूनिट ऑफ चार्ज या क्वांटम यूनिट ऑफ चार्ज किसके कहते हैं? यूनिट ऑफ चार्ज, या इसी को कहते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज, क्वांटम ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले ये पॉइंट समझिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चार्ज जो होता है हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे होते हैं +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों में, चाहे वो प्रोटॉन में हो या इलेक्ट्रॉन में हो, दोनों में सेम है।
तो मैग्नीट्यूड को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब यही होता है कि उसके अंदर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब वो बाहर आएगा, जो मैग्नीट्यूड टूल है हमारा मॉडुलस, उसके बाहर आइए, एक मैथमेटिकल टूल है बेसिकली, इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ जाता है तो उसका परिमाण बाहर आता है, और परिमाण कहने का मतलब होता है कि प्लस, परिमाण कहने का मतलब ही होता है प्लस। सो अगर माइनस जाएगा तो भी प्लस बाहर आएगा, प्लस जाएगा तो भी प्लस बाहर आएगा। सो प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है उतना ही प्रोटॉन के पास है, तो क्यों ना इसको सबसे छोटा यूनिट का नाम दे दिया जाए चार्ज का। तो इस सबसे छोटे यूनिट को हम कह देते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज, और इसको हम लोग ई से लिखते हैं। ठीक है, अब ये ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ई प्रोटॉन भी नहीं है, ये ई है हमारा सबसे छोटा चार्ज। तो इसको हम एक अलग स्लाइड में बताते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास अपना चार्ज है, एक प्रोटॉन है जिसके पास अपना चार्ज है। दोनों के पास चार्ज सेम है, बस रिलेटिव चार्ज जो है वो अलग अलग है। इसके पास रिलेटिव चार्ज +1 है, इसके पास रिलेटिव चार्ज -1 है, सापेक्ष आवेश और निरपेक्ष आवेश। सो यहाँ पे दोनों का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इन दोनों को मिला के जो सबसे छोटा यूनिट बनाया गया वो बनाया गया ई। और इस सबसे छोटे यूनिट को हम कहेंगे क्वांटम ऑफ चार्ज, क्वांटम ऑफ चार्ज। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है बेसिकली प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी कि जितना प्रोटॉन पे चार्ज होगा उतना ही प्लस में। सो आई होप आप लोगों को ये सबसे क्वांटम ऑफ चार्ज समझ में आया होगा, जो सबसे चार्ज का छोटा यूनिट होता है वो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब हो जाता है कि चार्ज हमेशा क्वांटम यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही एग्जिस्ट करेगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रल कहने का मतलब होता है इंटीजर, मीन्स 1 2 3 4, और मल्टीपल कहने का मतलब होता है गुणांक, यानी कि जो मल्टीपल के रूप में रहे। तो यहाँ पे कहा गया है कि चार्ज हमेशा जो सबसे छोटा यूनिट है उसका इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में रहेगा। यानी कि कहने का मतलब कि या तो हमारा जो सबसे छोटा यूनिट है क्वांटम यूनिट वो ई है, तो या तो ये 1 ई के फॉर्म में रहेगा, एक ई यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या ये 2 ई के रूप में रहेगा, या ये 3 ई के रूप में रहेगा, और इसी तरीके से जितने भी इंटीजर्स हैं उस रूप में रहेगा, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कभी भी चार्ज जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, और ना ही डेसिमल में हो सकता है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि चार्ज कैन नाइदर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और नॉर इन फ्रैक्शन। मतलब चार्ज हमेशा जब भी होगा तब 1 ई होगा, 2 ई होगा, 3 ई होगा, 4 ई होगा, इसके अलावा 5 ई 6 ई होगा। कभी भी वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रह सकता। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि चार्ज कैन एग्जिस्ट, चार्ज कैन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है वो इस फॉर्म में करेगा, एक ई के फॉर्म में। सो एक ई हमारा हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। या तो चार्ज इतना होगा या चार्ज होगा 2 ई के बराबर, यानी कि जब हम 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम करेंगे तो 2 इंटू 1.6 गुना होके हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। इसी तरीके से चार्ज हो सकता है 3 ई के बराबर, यानी कि 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी कि ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है ई, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल या 1e 2e 3e और आगे भी इसी के रूप में चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। तो चार्ज और किस रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता? तो सेकंड पॉइंट ये है हमारा कि चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट, चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट। चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस रूप में? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के डेसिमल के रूप में। यानी कि हम कभी भी नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन या जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, उसका 1.5 गुना चार्ज है, हम कभी भी ये नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बारे में देखा था कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो या तो एक इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफर करेंगे या तो नहीं करेंगे।
वो टूटते, उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो टूटता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन पास हो गया और आधा इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास बच गया, ऐसा नहीं होता। या तो पूरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग लेगा या तो नहीं लेगा, यानी कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, आयनिक बॉन्ड में होता है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरे तरफ में, एक एटम से दूसरे एटम में पास हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसका कोई अंश बच जाए, कोई पॉइंट या फ्रैक्शन या कोई पार्शन, कोई जो पोर्शन है वो बच जाए। तो चार्ज कभी भी डेसिमल के फॉर्म में नहीं हो सकता। इसी तरीके से चार्ज कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम कहें कि 1/2e, मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का आधा, तो आधा चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज हमेशा 1.6 × 10⁻19 कूलम ही एग्जिस्ट करेगा। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट का वैल्यू है। सो इस तरह के चार्ज भी नहीं हो सकते। इसके अलावा जो रेकरिंग वैल्यू होता है, रेकरिंग वैल्यू मीन्स लेट्स से 0.666, इस तरीके से, या हम कह सकते हैं कि 0.6 के पावर बार, यहाँ पे ऊपर में ई। तो इस तरह के जो चार्ज है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो क्वांटम ऑफ चार्ज, जो हमारा सबसे छोटा चार्ज है ई, उसी का इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करेगा। यही हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज हमेशा नंबर के फॉर्म में रहेगा, कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो आई होप आप लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज का। सो इसका पॉइंट क्या है कि द नेट चार्ज इन एनी सिस्टम इज द समेशन ऑफ ऑल चार्जेस कंटेन्ड इन द सिस्टम। मीन्स सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ पे एक क्लोज सिस्टम लिया है। इस सिस्टम के अंदर, या समझ लीजिए कि एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स के अंदर हमारे पास चार्ज है Q। हम लोगों ने देखा कि चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। सो एक हमारे पास चार्ज है Q जो कि पॉजिटिव में है। ठीक है, एक चार्ज है Q जो कि नेगेटिव में है, फिर एक चार्ज Q है पॉजिटिव में, फिर एक नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव चार्ज, एक और पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इस सिस्टम के अंदर चार्जेस हैं। तो अगर हम इस सिस्टम में टोटल चार्ज का गणना करें, टोटल चार्ज को कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल चार्ज इन द सिस्टम, टोटल चार्ज इन द सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो जुट जाएगा। अगर हमें टोटल चार्ज चाहिए तो हमें सारे चार्जेस को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जुड़ने का प्रॉपर्टी भी, जुड़ने का जो चार्ज का प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सो अगर हम टोटल चार्ज देखें, सो Q टोटल, सो वो हो जाएगा जब हम सारे चार्जेस को आपस में जोड़ देंगे। सो एक है हमारा +Q, एक है -Q, फिर एक है +Q, फिर -Q, फिर +Q और फिर -Q। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि वैल्यू +Q और -Q का सेम है, बस रिलेटिव चार्ज जो है वो डिफरेंट है, एक प्लस में एक माइनस में। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, +Q -Q कैंसिल आउट हो जाएगा और एक -Q और एक +Q कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ एक चार्ज बचेगा +Q। सो अगर टोटल चार्ज का बात करें, सो इस पूरे सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो +Q के बराबर है। ठीक है, सो ये +Q कैसे आया? जब हमने सारे चार्जेस को आपस में जोड़ दिया, यानी कि चार्ज जुटते भी हैं। ये प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाता है। जैसे नंबर आपस में जुट जाते हैं, जैसे 2 + 3 = 5 हो जाता है, उसी तरीके से चार्ज भी जुटते हैं और चार्ज के इस जुटने की प्रॉपर्टी को एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं। सो द नेट चार्ज इन एनी सिस्टम इज द समेशन ऑफ ऑल चार्जेस कंटेन्ड इन द सिस्टम। समेशन मीन्स सबको जोड़ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्शन ऑफ चार्ज। अब ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमेशा दो तरह के होते हैं, एक प्लस और एक होता है माइनस। सो लाइक चार्जेस किसे कहेंगे? लाइक चार्जेस कहने का मतलब होता है एक समान चार्ज, यानी कि एक समान आवेश जो एक समान हो साइन के मामले में। और अनलाइक चार्जेस जो है वो होता है असमान,
असमान आवेश। सो लाइक चार्जेस जो है वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल कहने का मतलब होता है धकेलना, ठीक है, धकेलना, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिकर्षण करना, प्रतिकर्षण करना। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनलाइक चार्जेस जो है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो अट्रैक्ट कहने का मतलब होता है आकर्षण करना या खींचना, आम भाषा में कहें तो इसको खींचना। सो अगर हमारे पास दो चार्ज है और डिफरेंट डिफरेंट साइन के हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस मीन्स एक प्लस है तो माइनस है, तो प्लस और माइनस आपस में खींच लेगा। लेकिन यही अगर हम लोग देखें कि अगर दो प्लस चार्जेस हैं तो ये सेम सेम चार्जेस हैं, यानी कि लाइक चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को आप रिपेल करेगा। सो रिपेल करने का मतलब धकेलना, यहाँ पे ये रिपल्शन शो करेगा। सो यहाँ पे ये रिपल्शन शो करेगा। उसी तरीके से अगर हम देखें कि दो माइनस चार्ज है तो ये भी आपस में रिपल्शन शो करेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी कि रिपल्शन शो करेगा, क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम है और सेम सेम कभी भी एक दूसरे को नहीं खींचते, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट वाले एक दूसरे को खींचते हैं। सो आगे चल के हम लोग जब चार्जेस के और भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, डिफरेंट साइन के चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में मिलता है और दोनों को खींच लेता है, और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक रिपल्शन पैदा करता है जब चार्जेस सेम सेम होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ चार्ज समझ में आया होगा, ठीक है। सो यूनिट्स ऑफ चार्ज, अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज खत्म हो गया, अब उसके आगे है यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो आई होप कि ये लास्ट टॉपिक हो। सो यूनिट्स ऑफ चार्ज में हम देखेंगे कि चार्ज का जो यूनिट होता है, द यूनिट ऑफ चार्ज। सो द यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है यहाँ पे वो कूलम होता है, ठीक है। ये पॉइंट तो हम लोगों ने हम लोग जानते हैं चार्ज जो होता है वो कूलम होता है। लेकिन चार्ज का एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सो यहाँ पे लिखेंगे कि अनदर यूनिट ऑफ चार्ज, अनदर यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको ESU कहते हैं, ESU, ठीक है। अब ये दो चार्ज क्या है और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सपोज एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मास होता है, ठीक है। तो मास को मेजर करने का हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि किलोग्राम होता है, इसके अलावा ग्राम होता है, इसके अलावा टन होता है, ठीक है, इसके अलावा क्विंटल होता है और मन होता है, इसके अलावा मिलीग्राम भी होता है, छोटा से छोटा से लेके बड़ा से बड़ा। तो यूनिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी यूनिट्स में जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट अगर हम देखें तो वो कहलाता है SI यूनिट, ठीक है। और मास का जो SI यूनिट है वो किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम। मास का जो SI यूनिट है वो किलोग्राम है। इतने सारे यूनिट्स में जो किलोग्राम होता है वो मास का SI यूनिट होता है। तो हम देखते हैं कि किलोग्राम भी एक यूनिट है और ग्राम भी एक यूनिट है। तो क्या किलोग्राम में और ग्राम में रिलेशन होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। हम कहेंगे कि किलोग्राम होता है एक kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब 1000 ग्राम आपस में मिलेगा तो 1 किलो बनेगा, यानी कि ग्राम एक छोटा यूनिट हुआ, मास को नापने का ग्राम एक छोटा यूनिट हुआ और केजी जो है वो एक बड़ा यूनिट हुआ। तो जिस तरीके से एक ही क्वांटिटी को अलग अलग लेवल पर मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल होता है, अगर मास को बड़े लेवल पे नापना है तो केजी का इस्तेमाल करेंगे, और बड़े लेवल पे नापना है तो टन का इस्तेमाल करेंगे, क्विंटल, टन। छोटे लेवल पे इस्तेमाल करना है तो ग्राम, मिलीग्राम का इस्तेमाल करेंगे। सो अलग अलग लेवल पर नापने के लिए हम लोगों ने अलग अलग यूनिट्स बनाए हैं और हर एक यूनिट दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है एक खास रिलेशन के थ्रू। जैसे कि हम जानते हैं कि एक क्विंटल जो होता है, एक क्विंटल
क्विंटल क्विंटल वो 100 केजी का होता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन है कि जब केजी 100 होगा यानी कि 100 केजीज, तब जाके 1 क्विंटल बन पाएगा। ठीक है। सो जिस तरीके से मास के जितने यूनिट्स हैं उनमें रिलेशन है, जिस तरीके से टाइम के यूनिट्स होते हैं, टाइम जैसे कि टाइम का होता है 1 सेकेंड और एक होता है मिनट। ठीक है। जहाँ पे रिलेशन जो है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स होता है। सो सेकंड छोटा यूनिट हुआ, मिनट बड़ा यूनिट हुआ। तो ठीक उसी तरीके से चार्ज के यूनिट भी अगर दो हैं, एक हमारे पास कूलम और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो क्या कूलम में और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में रिलेशन होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो अब कूलम में और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या रिलेशन होता है, एग्जाम आपसे ये पूछेगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको आप मार्क कर लीजिए, इसको आप स्टार लगा लीजिए। ये रिलेशन बहुत बार जो बोर्ड का एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सो एक कूलम में 3 × 10⁹ ESU यूज होता है, विच मीन्स कि अगर 3 × 10⁹ ESU रहेगा तब जाके एक कूलम बन पाएगा। सो यहाँ पे ESU जो हुआ वो एक छोटा यूनिट हुआ। ठीक है। और कूलम जो हुआ वो उसके मुकाबले एक बड़ा यूनिट हुआ। सो उसी तरीके से अगर हम ESU और कूलम के बीच में उल्टा रिलेशन देखें कि अगर हम पूछें कि एक ESU बराबर कितना कूलम होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1/3 × 10⁹ कूलम के बराबर होता है। ठीक है। सो एक ESU में 1/3 × 10⁹ कूलम के बराबर एक ESU होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ESU बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। ये दोनों सेम है क्योंकि 10⁹ नीचे अगर है तो प्लस में है, ऊपर गया तो माइनस में। तो आई होप आप लोगों को ये यूनिट्स ऑफ चार्ज समझ में आए होंगे कि चार्ज के जो यूनिट है वो होते हैं कूलम। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है एक। दोनों के बीच में रिलेशन ये होता है कि एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU और एक ESU बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें नोट्स कॉपी में लिख लें और इसको याद कर लें, आगे चल के बहुत काम आने वाला है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा इस लेक्चर का जो PDF नोट्स है वो PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। सो आगे इसी तरीके से वीडियो में इसी तरीके से जो हमारा लेक्चर है उसमें और भी वीडियोस आती जाएंगी, आप लोग उसको मिस मत कीजिएगा। ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक बेस है हमारा 12th फिजिक्स का। सो अगर फर्स्ट और बेसिक जो इंट्रोडक्शन जो हमारा वीडियो होता है, अगर हम लोग वो मिस कर जाते हैं तो फिर आगे का पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता। जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम लोग समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा बेस ही स्ट्रांग नहीं होता। सो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।